अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और मईशत से मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक दिन। कुछ हेडलाइंस हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 18 रुपये 89 पैसे यानी तकरीबन 19 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में, ओपन मार्केट की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, इंटरबैंक में 266 रुपये पे डॉलर पहुँच गया है। शरह सूद को 3% और बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद 20% हो गई है शरह सूद। ये तो सिंपल शरह सूद है, कायबर वगैरह इसके ऊपर अभी हमने नहीं लगाया। महंगाई 48 साल 48 ईयर्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, 31.5% हो गई है। मज़ीद बिजली भी महंगी होने वाली है, 1 यूनिट के ऊपर तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 रुपये बढ़ाने जा रही है हुकूमत। इस वक्त सबके दिलों में सवाल ये है, सबके जहनों में सवाल ये है कि आगे होगा क्या, किस तरह से गुजारा होगा। मज़ीद इसके हल पूछे जा रहे हैं। तमाम माशी माहिरीन का पूरा दिन बीपस होते रहे कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे निकला जाए। सब ने अपनी अपनी दिमाग लड़ाए और एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये समझती है कि इलेक्शंस अगर वक्त पर करवा दिए जाएँ तो ये इसका बेहतर हल होगा। ट्विटर के ऊपर हम देख रहे हैं सारे जो सियासी रहनुमा हैं वो एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। ग्राउंड पे पॉलिसी क्या हो इसके ऊपर कोई नहीं जवाब दे रहा। इसी तरह का ट्विटर के ऊपर एक जवाब दिया इसहाक डार साहब ने और वो कहते हैं कि सब अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता जो माशी इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बत तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क को और कौम को गुमराह ना किया जाए, बल्कि उन्होंने बढ़ के कहा कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं जो कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ा है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात, अपने तज्जियाकारों से ये ज़रा पूछते हैं सब कुछ। और इसके लिए हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या फ़ौरी इंतखाबात पाकिस्तान को इस माशी दलदल से निकाल सकते हैं या नहीं। हाँ या नहीं के ऑप्शन है उनके पास। हमें ज्वाइन करें बेनज़ीर शाह साहिबा, हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब भी हैं, मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। शहजाद, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और प्लीज़ अगर हम इसको डिस्कशन की तरह लेके चलें तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। पहले तो ये बताएं कि डार साहब ये जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, गो के ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कुछ अरसे पहले कहा कि जी हम डिफ़ॉल्ट टेक्निकली कर चुके हैं। आज वो एंटी पाकिस्तान कह रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं उनको, और कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम अच्छी तरह बढ़ रहे हैं आगे तरफ। आप कैसे देखते हैं इस बयान को और क्या समझते हैं कि वाकई सब इतना अच्छा है? बहुत शुक्रिया अलीना, मैं तो बड़ा हैरान हूं। और अजीब सा उनका एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि जो इस वक्त बात कर रहा है डिफॉल्ट की, जो इस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है वो एंटी पाकिस्तान है। सुबह से मुझे 4 कॉल्स आ चुके हैं फाइनेंशियल सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों के, और वो पूछ रहे हैं कि क्या इस्लामाबाद में सूरत हाल है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि इस वक्त मामला कहां पे जा रहा है, कितने बुरे हालात हो चुके हैं। और एक एतबार से नहीं, मैं आपको पूरी एक फहरिस्त बता सकता हूं कि कितना बुरा इस वक्त माशी सूरत हाल है मुल्क में। तो उनकी ये फिक्र है, जब इसहाक डार के होते हुए करेंसी इस वक्त तकरीबन 30% डेप्रिशिएट कर चुकी है, डीवैल्यू कर चुकी है। जब 30% चंद माह में करेंसी डीवैल्यू करेगी तो लोग सवाल उठाएंगे कि क्या हम डिफॉल्ट कर चुके हैं या आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। जब आप इंपोर्ट ना कर सकें, जब आप एलसी ना खुलवा सकें, तो आपका एक सॉफ्ट डिफॉल्ट तो हो गया है। जो डिफॉल्ट नहीं हुआ है, अल्लाह ना करे कि वो डिफॉल्ट हो, वो है कि हमारा जो सॉवरेन गारंटी होती है, यानी कि हमारी जो रियासत है वो डिफॉल्ट नहीं की है, क्योंकि हम जो उनकी लोन्स की अदायगी है वो अल्लाह का शुक्र अब तक टाइम पे कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला कितने अरसे तक चलेगा किसी को नहीं पता। असल में हम तो देखिए किसी के खिलाफ बात करते नहीं है कि कौन एंटी पाकिस्तान है या नहीं है, लेकिन कुछ इसहाक डार साहब के फैसले, उनके बयानात, उनका ईगो, ये पाकिस्तान के मुखालिफ साबित हुआ है। उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये उनका ईगो था जब वो कुर्सी पे आए कि मैं डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाऊंगा, और उस वजह से उन्होंने ये गलत फैसला किया कि हम IMF का प्लान होल्ड करते हैं और हम पहले जाएंगे दोस्त ममालिक के पास और पैसे मांगेंगे। जबकि दोस्त ममालिक मिफ्ता इस्माइल के दौर में वाजे कर चुके थे कि IMF के प्लान में रहोगे तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद सिर्फ उनका ईगो ये था जिसने उनको इस पर मजबूर किया कि वो जाएंगे पहले दोस्त ममालिक के पास, और वो पॉलिसी जो है गलत साबित हुई, वो पाकिस्तान मुखालिफ साबित हुई। आज उसका एक एक पाकिस्तानी को नुकसान अदा करना पड़ रहा है। उनका ये एटीट्यूड, उनका ये रवैया, उनके बयानात, आई डोंट केयर अबाउट IMF, अब माजरत के साथ अपने घुटनों से नीचे जा चुके हैं इसहाक डार साहब। ये जो जिस किस्म के IMF इस वक्त उनसे चीजें मनवा रहे हैं, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। और अब वो कहने पे मजबूर हो गए कि 1998 में जो हमारे साथ किया था IMF वो कर रहा है। अगर आप बार बार IMF का प्रोग्राम सबोटाज करेंगे, आप उनको एक कर्जा देने वाला है, वो कह रहा है कि ये काम आपने कर रहे हैं, और आप उसको कहेंगे कि आई डोंट केयर अबाउट यू, अगर हम तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे,
मूडीज रेटिंग नीचे करता है, जो कि सबको पता है कि 2-3 इदारे ऐसे हैं दुनिया में जिसको दुनिया मानती है, S&P, फिच, मूडीज। जब मूडीज रेटिंग नीचे करता है तो इसहाक डार साहब आते हैं और कहते हैं कि मैं इनको बिफिटिंग रिस्पॉन्स दूंगा। फिर मूडीज ने इस हफ्ते रेटिंग डाउनग्रेड किया, जाके दे जरा बिफिटिंग रिस्पॉन्स। ये रवैया है, मतलब मैं तो हैरान वैसे उन लोगों पे हूं जो कि समझते थे कि इसहाक डार साहब जो अब आएंगे तो मईशत बेहतर होगी। मैं तो हमेशा क्रिटिक रहा हूं उनकी पॉलिसी का कि ना उन्होंने उनके दौर में कभी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, ना उनके दौर में जो उनकी पॉलिसीज है कि एक जगह रोक के रखो डॉलर को, उससे कभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है, ना एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। तो और इंपोर्ट को आप सब्सिडाइज करते हैं, ये उनका काम है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूं कि उनके इस ट्वीट से कि ये एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, उनके जो फैसले हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ। अच्छा, ना सिर्फ उन्होंने ट्वीट किया, बल्कि ये मेरे हाथ में मरियम नवाज की ट्वीट है जो इमरान खान ने आज बात की है, उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं वो, और कह रही हैं कि इमरान खान साहब बड़ी उनकी हल्ला शेरी है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी, जो उन्होंने मेस क्रिएट किया उसको जो सुलझा रहे हैं, उसको जो सही कर रहे हैं, उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये तो आपने सारा का सारा पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट किया। अलीना, आप सब कुछ छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ इकदाम लिए, बहुत बुरा बजट पेश किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत अनरियलिस्टिक बजट पेश किया है। लेकिन अक्टूबर के पाकिस्तान को आप मरियम नवाज साहिबा को कहें आप छोड़ दें, तारीख में ना जाए, सबने बहुत गलतियां की होंगी। अक्टूबर का पाकिस्तान, जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिद करके कुर्सी संभाली, जब मरियम नवाज ने कहा कि मैं जबरदस्ती इनको लाई हूं बड़ी मुश्किलों से, और मिफ्ता पता नहीं क्या कर रहा है बैठ के, अक्टूबर के पाकिस्तान से आज के पाकिस्तान को कंपेयर कर लें, एक जी शऊर इंसान, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट से हो, चाहे वो इकोनॉमी को समझता हो, या पाकिस्तान को समझता हो, या पाकिस्तान की सियासत को समझता हो, एक पाकिस्तानी अगर आपको मिल जाए ना, वो ये कहे कि आज अक्टूबर के पाकिस्तान से बेहतर है इसहाक डार का पाकिस्तान, तो मैं तो मतलब जो आप कहें मैं वो सजा कबूल करने के लिए तैयार हूं। ये तो रबिश बात है ना, लिटरली। अच्छा शहजाद, हमने देखा था यही, एक सेकंड, एक जुमला, यही नून लीग के बयान निकाल के देख लें सितंबर में कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। इसका क्रेडिट मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ को जाता है। अच्छा शहजाद, होल्ड ऑन टू योर जुमलास बिकॉज इनकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। मैं चाहूंगी आप मजीद, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है इकोनॉमी, तो हम बाकी भी सियासी पहलू से इसको देख रहे हैं, बाकी तज्जियाकारों के साथ आप इंटरजेक्ट जरूर कीजिएगा और अपनी रहनुमाई भी शामिल कीजिएगा। न्याय साहब, आप कहें सर, जिस तरह से ये सारा कुछ मामला आगे चल रहा है और उसके ऊपर सियासी जमातों को हम देख रहे हैं ट्विटर खेल रही हैं, इसहाक डार साहब पता नहीं किस अपनी दुनिया में हैं, उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा या फिर क्या सीन है। अगर ये तो ठीक करने आए थे, ऐसा चलेगा तो क्या होगा? अलीना, मुझे तो शहजाद की किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है, और ये मेरे नजदीक जो असल जो क्राइसिस है उसके ऊपर आइसिंग है जो इन्होंने जिसको हाईलाइट किया है। मैं जिस फिके का हूं उस फिके के अंदर ये कभी हल था ही नहीं। ये जो सोच रहे थे कि ये आगे इकॉनमी को ठीक कर लेंगे, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल साहब थे या इसहाक डार साहब थे, ये वो होता है चीज जो इंसान जो होता है जब ये चीज गले पड़ जाती है तो अपना कन्विंस कर लेता है कि मैं इसको चला लूंगा। जनवरी 2022 इसहाक डार साहब लंदन में थे, तो वो फरमा रहे थे कि मुल्क डूब रहा है। बिल्कुल मैं मान गया मुल्क डूब रहा है। फिर फरमाया जी कि इस मुल्क को अगर इमरान खान साहब और रहेंगे तो मजीद डूबेगा। मैंने कहा बिल्कुल मुत्तफिक, लेकिन अगली बात से मैं उसका मुत्तफिक नहीं था कि आप आके इसको ठीक कर लेंगे। ये ठीक होने ही नहीं था, इसके ऊपर वॉल्व लग गए थे। जब इसके ऊपर पिछले 4-5 सालों से FATF और IMF लगे, तो आज चीनी वजारत खारजा के तर्जमान का काम सुन लिया है ना कि सिस्टमेटिकली पाकिस्तान को जहां पे पहुंचा दिया गया ऐसे बुरान में जहां से उसका निकलना मुश्किल है। और ये तरक्की याफ्ता ममालिक की मुआशी जो पॉलिसीज है उन्होंने पाकिस्तान को हलकान कर रखा है। अल्फाज फर्क है, मैं नाम ले लेता IMF का और FATF का। इनको लाया कौन था IMF और FATF को? ना इमरान खान लाया ना ये लाया। ये वही लाया जिन्होंने CPEC बंद करा के यहाँ चीन को निकाला था। क्यों CPEC बंद कराया था? क्योंकि रजीम चेंज करना था और हीरा तलाश कर लिया तो उसको इक़्तिदार में बिठाना था। वो हीरा भी आ गया। 3.5 साल हो रही है जब हफीज शेख, मैं तो ऐसे है कि जैसे शहजाद साहब जो बात करें लगता है कि एक पुरानी स्टोरी कर रहे हैं। हफीज शेख साहब ने जब इकोनॉमी के अंदर 4% ग्रोथ लेके आए तो इधर ऐलान हुआ, अगले दिन उसने निकाल दिया, शौकत 3 साहब को ले आया गया। भाई अगर वो ले ही आए हैं माइनस से 4% तो आप उनको क्यों निकाल रहे हो? उस वक्त भी ये सवाल हुआ कि एक बंदा अच्छा खासा चला ही लिया उसने। असल क्राइसिस मुल्क का ये है कि जो इस मुल्क के साथ हुआ है, ये डॉलर जो 300 पे गया, ये 285 पे वापस आया या 292 से या 93 से, हो सकता है कल जो है क्योंकि अफगान बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड हो रही है वो इस वक्त 320-325 पे है। ये डॉलर 300 पे लेके जाएंगे, वो 340 पे हो जाएगी।
इस मुल्क के अंदर जितनी इंडस्ट्री आपकी 80%, 3% पॉलिसी रेट बढ़ना जो है ये क्यामत की निशानी है। सारी 80% इंडस्ट्री जो है, रॉ मटेरियल जो प्रोटेक्शन जो है वो बैंक फाइनेंस्ड है। एक इंडस्ट्री मैं नहीं जानती बैंक फाइनेंस। सर अब आगे क्या करें फिर? मुझे ये देखो, आप मेरी बात सुने, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जिस जगह आपने एक मेहनत शाखा के बाद, मेहनत मुशक्कत के बाद आप ये सारे इशारे, मैं भी दुहरा दूं, शहजाद साहब भी दुहरा दे, मदर साहब भी दुहरा दे, बेनजीर भी दुहरा दे, उससे क्या हासिल होगा? जबकि आपने जो सिस्टम में फीड था, जो जिन को उठाया था आपने और बड़ी मेहनत से उठाया था, और पाकिस्तान की एक समूह था। ये आखिरी फिक्र ये कि मुआशी सियासी अबतरी, मुआशी बदहाली और लॉ एंड ऑर्डर, ये इंटरट्वाइन है, ये एक दूसरे पे वस्त है। सर आप तजवीज क्या देते हैं इससे निकलने के लिए? इसको पकड़ लेंगे, उसको आप तजवीज क्या देते हैं इससे निकलने के लिए? हमने आपको मजीद खजल ख्वार करना है। ये बड़ा तशवीशनाक है। चले इसके ऊपर आके बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब की राय। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम डिस्कस कर रहे हैं जो इकॉनमी का इस वक्त हाल है, महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी, आम बंदा सोच रहा है, शदीद गम गुस्से में है कि हम करें तो क्या करें, कोई भी हमारे मसाइल हल नहीं कर पा रहा। बेनज़ीर, आप इससे निकलने का हल क्या सोचती हैं या क्या समझती हैं कि इंतखाबात एक बेहतर तरीका होगा अगर एक नई हुकूमत आए मैंडेट के साथ और वो आगे मामलात को लेके चले? अलीना, अगर अब भी आप ट्विटर खोले ना तो ऐसा लगता है कि सबके पास हल है इस मुल्क में कि मईशत तो कैसे ठीक करना है। हुकूमत टेक्निकली ट्विटर पे ही हो रही है, उनकी गलती है। हाँ, और वो सारी जो है वो बहस ट्विटर पे हो रही है। इमरान खान साहब कहते हैं पीडीएम की हुकूमत की गलती है, हमादा साहब कहते हैं पीडीएम की हुकूमत की गलती है, मरियम नवाज कहती है आपकी हुकूमत ने हमें ऐसे छोड़ा, सागदार साहब कहते हैं आपकी हुकूमत ने ऐसा किया। तो ये ट्विटर पे एक बहस चल रही है, लेकिन लग रहा है कि हल सबके पास है, लेकिन वो हल है क्या किसी को नहीं पता। हमें तो अलीना ये भी नहीं पता कि हुकूमत कौन चला रहा है। मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून कहते हैं ये हमारी हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती है ये हमारी हुकूमत नहीं है। तो भाई किसकी हुकूमत है? सागदार साहब किसके फाइनेंस मिनिस्टर है? कौन जिम्मेदारी लेगा? तो अगर कोई जिम्मेदारी ना भी ले ली ना, मेरे ख्याल से लोग बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता है कि ये सारी जिम्मेदारी जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है वो मौजूदा हुकूमत की है, वो इसाकदार साहब की है और वो नवाज शरीफ साहब की है जिन्होंने इसाकदार साहब को अपॉइंट किया। शहजाद ने कहा कि इसाकदार साहब की ईगो है, इसाकदार साहब की ईगो भी है और मुस्लिम लीग नून की जिद भी है कि उनको नहीं हटाना, उनसे इस्तीफा नहीं लेना। हम पिछले 3-4 सालों से लेना ये सुन रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के पास हल है, मुस्लिम लीग नून आएगी। मुस्लिम लीग नून को आता है IMF से कैसे डील करना है, इसाकदार साहब को आता है कि IMF से कैसे डील करना है। जैसे वो आएंगे तो मईशत ठीक हो जाएगी। और हम सब ने देख लिया कि मुस्लिम लीग नून कितने पानी में है। इसाकदार साहब भी कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि आई डोंट केयर IMF आए या ना आए, आप सारी उनकी आप शरायतें मान रहे हैं। तो फौरी इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं अलीना, तो इन्हीं सियासी जमातों में से किसी ने आना है ना। इन सबके पास क्या प्लान है? मुस्लिम लीग नून का प्लान तो बड़ा वाज़ेह है, वो तो इसाकदार साहब से आगे सोचना ही नहीं चाहते। PTI का क्या प्लान है हमें नहीं पता। इमरान खान साहब हर दूसरे दिन आके तकरीर करते हैं टीवी पे और हमें कीमतें गिना के चले जाते हैं। उसके बाद उनका प्लान क्या है ना कोई ट्विटर पे हमें बता रहा है, ना कोई हमें टीवी पे बता रहा है। क्या मज़हर साहब आप ये समझते हैं, क्योंकि बड़ी बातें जब इसके ऊपर हो रही थी तो एक तजवीज़ ये भी सामने आई थी कि शायद इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जाए, IMF को सिक्योर करें, थोड़ी देर ये सारा साइकिल चलने दें और उसके बाद शायद बेहतर हो जाए हालात। क्या आप ये एक पॉसिबिलिटी देखते हैं बेहतर? देखिए अलीना, एक तो जो इसाकदार साहब बात कह रहे हैं, जब रोम जल रहा था तो बांसुरी कौन बजा रहा था? ये बिल्कुल इसाकदार साहब नीरो नज़र आते हैं। रोम जल रहा है और ये बांसुरी बजा रहे हैं कि नहीं कोई ये सब गलत हैं, ये अफवाहें हैं। इसी तरीके के दावे वो कर रहे थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब वैसे जो इतना डार कर रहे हैं ना, मैं कहना नहीं चाहती थी न्याय साहब, आपने ही कहा था एक मौका डार को देखें। ये जो 4D, ये जो 3D है ना, नहीं चाह रही थी। देखिए ये जो 3D है ना, डार, डॉलर, डिजास्टर, और अब चौथा D जो है ना वो डिफॉल्ट की सूरत में हमें नजर आ रहा है। देखिए इसका सीधी सी बात यह कि एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट हो, देखिए इस गवर्नमेंट को आप जो भी कहें, लेकिन इस गवर्नमेंट का टेन्योर तो ख़त्म हो रहा है ना। और एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां इनसे इकॉनमी समझ नहीं रही। ये आप 6 महीने के लिए इलेक्शन बढ़ा भी दें तो इनसे इकॉनमी नहीं संभलेगी। तो जो दुनिया कॉन्फिडेंस आता है वो हमेशा एक ऐसी गवर्नमेंट के जरिए आता है जिस गवर्नमेंट का टेन्योर डिटरमिन्ड हो कि इस गवर्नमेंट ने 4 साल 5 साल रहना है। इस गवर्नमेंट ने उसके साथ जो है वो इन्वेस्टर डील भी करता है,
वो अच्छी गवर्नमेंट साबित हो, बुरी गवर्नमेंट साबित हो, यही चीज़ मार्च 2022 में थी। उस वक्त नहीं आना चाहिए था अदम एतमाद की तहरीक। जो भी सिचुएशन थी, एक गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट करने जा रही थी, उसके पास 1 साल था। आपने एक एडवेंचर किया, ये सीधा सीधा एडवेंचर था, क्योंकि अगर एडवेंचर नहीं होता तो आपके पास एक प्लान होता उसको कि अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद आप जो है इस तरह इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, वो नहीं था आपके पास। फिर अंदर से आपने मिफ्ता इस्माइल को बनाया और उसके बाद उसकी टांगें खींचनी शुरू की। यानी पहले ही पाकिस्तान की मईशत बैठी हुई थी, लिहाजा आज मुख्तसरन ये कि शहबाज शरीफ साहब आएँ, कौम से खिताब करें, इमरान खान को दावत दें, इलेक्शन के ऊपर दावत दें, बैठें, इमरान खान को उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, साथ बैठ के इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। उससे माहौल में कशीदगी कम होगी, ठहराव आएगा, चीज़ें ठहराव पैदा करें, उससे दुनिया को भी एतमाद मिलेगा। ये जो एक फियर है ना कि IMF जो है ये इस तरीके, तो IMF तो आज भी आपसे सख्त टफ कंडीशंस में बात कर रहा है, तो लिहाजा ये बहुत बेहतर इस वक्त सोल्यूशन है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर आप मसले का हल नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो जीत के आए उनको भी तो यही सब संभालना है ना। लेकिन वो देखें, जीत कर आएंगे तो एक पीपल्स मैंडेट होगा ना, पीपल्स मैंडेट के साथ चलना ज्यादा बेहतर होता है। आज आप देखें ना, आपके चीन का रवैया देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, चीन का रवैया देखें, सऊदी अरब का रवैया देखें, कतर का रवैया देखें, वेस्ट को तो छोड़ दें। दोस्त ममालिक रेजिलियंट है, लेकिन ये जो बात अभी न्याजी साहब कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है ये शहजाद से हम पूछते हैं, ये बड़ी अहम बात है कि जो आज चीन की वजीर दिफा की तर्जुमान का बयान भी आया है, और फिर शहजाद इसके ऊपर हमारी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। क्या वाकई में ऐसा है, ये जो IMF से हॉल्ट है और सारी चीज़ें, क्या कोई बड़ी गेम है यहाँ पर चीन US लड़ाई में? क्या पाकिस्तान पिस रहा है? ये भी वजूहात है, इनको फैक्टर इन करना चाहिए। और आपकी क्या तजवीज़ है, क्या हल होना चाहिए अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए? देखें अलीना, CPEC आज की कहानी नहीं है, पिछले काफ़ी अरसे से है। उस वक्त भी हम IMF प्लान में थे। उनको ये ज़रूर होता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम चाइना से कितना लोन ले रहे हैं, लेकिन CPEC की वजह से कभी IMF का ये रवैया था नहीं। आज वो रवैया इसलिए है क्योंकि आप बार बार प्रोग्राम को हॉल्ट करते हैं, आप बार बार प्रोग्राम से निकलते हैं, आप समझते हैं कि हम कोई और ऑल्टरनेट तलाश करेंगे। जब आप ये बार बार करेंगे तो जो रियासत पाकिस्तान है उस पर ही IMF का ट्रस्ट नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये मैं बार बार कह रहा था उस वक्त भी, कि जितना ताखीर करेंगे इसहाक डार साहब, उतने सख्त फैसले आपको बाद में लेने पड़ेंगे। उससे पहले शौकत तरीन साहब ने भी यही किया, असद उमर के साथ के दौर में भी। अब यहाँ से आगे चलने का रास्ता क्या हो, आप क्या तजवीज करते हैं? 20% शरह सूद पे आप मुझसे तजवीज मांग रही हैं। जब हम कह रहे थे कि IMF पे चले जाएं उस वक्त वो नहीं था, अब आप हम कह रहे हैं कि तजवीज बताएं। यहाँ तो आप बस अब इसी पे लेकर आ गए कि कोई कितनी भीख दे दे तो हम शायद सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज तो किसी का कोई फोकस नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ अलीना, मैंने आज एक नून लीग के रहनुमा से ये पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, WTH व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। उन्होंने कहा यार फाइनेंस मिनिस्टर की फैमिली बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में है। आज अगर रुपया डिप्रिशिएट हुआ है तो उनका तो फायदा ही हुआ है। ये मैं नून लीग के रहनुमा की बात बता रहा हूं। आई मीन आप माइंडसेट देखें, क्योंकि जो बाहर कमाता है और खर्चे पाकिस्तान में करता है उसके तो मजे लगे हुए हैं ना। 30% अगर आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई तो आप सोचें उनका कितना फायदा होता है। मैं अभी पिछले दिनों कुछ दुबई में था, 2-4 दिन के लिए, कुछ पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मिले। आप यकीन करेंगे कि इतने खुश हैं वो वहां पे कि 7,000 दिरहम पहले हमारे बनते थे कुछ 2-2.5 लाख रुपए, आज हमारे बनते 5-6 लाख रुपए, हम 3 लाख रुपए घर भेजते हैं अपने। ये टैक्सी ड्राइवर दुबई में पाकिस्तानी कह रहे हैं। मैंने आके यहाँ पे कुछ दोस्तों को बताया, कुछ लोगों को बताया जो 1.5-2 लाख रुपए कमाते थे और सफेद पोश हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यार शहजाद भाई अगर आपका कोई है वहां पे तो हमें टैक्सी ड्राइवर तो हमें वहां पे लगवा दो। अच्छा, वहां पर भी एक दिलचस्प बात है ना कि पहले तो जब आपने कैप किया हुआ था डॉलर, तब तो आपके आ भी नहीं रहे थे ना लीगलाइज चैनल से रेमिटेंस, तब तो आपके हवाला हुंडी के जरिए आ रहे थे। अब जब अनकैप हुआ है तो लोग थोड़ा सा डॉलर का रेट बढ़ा है तो यहाँ पर भेज रहे हैं। खैर दैट इज अ सेपरेट डिबेट, बट हमारे तजियाकारों की आपने न्याजी साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। जी न्याजी साहब मुख्तसर रखिएगा प्लीज। जी सर। जी हाँ, एक दो बातें। पहली बात तो शहजाद साहब की लहर है कि पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम जो था, जो 11th रिव्यू था, वो 2016 में सक्सेसफुली रिटायर करवा दिया था। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बदर साहब जो फरमा रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को बुलाएं, इलेक्शन करें। मेरा ख्याल है इमरान साहब को 2 चीज करें, या तो इमरान खान साहब को हुकूमत दे दे, उन्हें क्या अब आप चलाएं,
ये जो मैंडेट है, ये बात है, इससे मेरा ख्याल है कि हम मजीद चीज को उलझा रहे हैं। असल क्राइसिस है कि या ये करें कि ये 50 रुपए पेट्रोल सस्ता करें और डॉलर को 200 पे कैप करके इलेक्शन कॉल करें, जैसे इमरान खान साहब ने किया था वही तरीका इख्तियार करें और कहें जी कि अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं। देखिए क्राइसिस ये कि जो निजाम है वो सीपैक को दरम भरम करना था, ये बहुत पुरानी एक इसको कहने पॉलिसी थी। हमेशा हमें हर एक को पता था कि एक जगह पे हर जगह मालूम था कि सीपैक जो है सुहाने रूत अमरीकियों के लिए। इसलिए तो जब हुकूमत आई तो रज़ा दाऊद का पहला स्टेटमेंट क्या था, हम इसको शर्त कर रहे हैं। अच्छा तो मैंने क्या कहा, बट नहीं साहब, मेरे लिए ये थोड़ा सा, मेरे लिए कमेंट थोड़ा सा ट्रबलसम है। एक मिनट सर, मेरे लिए ये थोड़ी सी तशवीश की बात है जब हम कहते हैं ना कि नहीं इमरान खान साहब को क्यों बुला के बिठाएं या क्या नहीं हो सकता। सर होने को तो सब कुछ हो सकता है ना, सियासत में तो कोई नामुमकिन है। इस वक्त उन्होंने भी दरवाजा खोल दिया। इमरान खान को क्यों ला के बिठाएं, आप इलेक्शन कराएं ना, आप इलेक्शन पर जाएं। और इलेक्शन इसलिए आप अर्ली जाएं इसलिए कि आपसे सिचुएशन नहीं संभल पा रही। नहीं, वो कह रहे हैं कि खान साहब तो अपनी जगह से खिसकते नहीं है, वो तो अड़े हुए हैं कि मुझे इलेक्शंस दोगे या हुकूमत दोगे तो मैं हिलूंगा। लेकिन बात करने में क्या कबाहत है? देखिए आप देखिए इस वक्त गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पे, गवर्नमेंट जो है इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले। गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रही। आप सिवाय इल्जाम कराए गवर्नमेंट, देखिए ऑपोजिशन तो लगाती है इल्जाम, लेकिन गवर्नमेंट का जो रवैया है वो उस तरह का नहीं होता जो ऑपोजिशन का रवैया होता है। एक सेकंड में आती हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। आप मुझे हल बता दें इसका। नहीं हाल मैं तो बता दिया आपको कि मैंने जनवरी में कहा था नहीं है हाल। मैंने तो कहा सिस्टम के जो जिन घुसाया गया था वो जिन आपको कोई तमाशा करके निकल जाए। मतलब हम ये क्यों समझ रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे तो इमरान खान आ जाएंगे? जब वाइन बोर्ड घुसता है तो केस है, अगर आ जाएंगे तो वो पॉपुलर, अगर आ भी जाते हैं वोट लेके तो उसमें कोई मसला तो नहीं है। लेकिन बेनजीर सवाल करना चाह रही हैं कुछ। बेनजीर लीना, मेरा सिर्फ एक सवाल है जो भी पैनल पे जवाब देना चाहिए। देखिए क्योंकि फौरी इलेक्शन की बार बार बात होती है और अब इस वक्त अभी IMF से हम बातचीत कर रहे हैं। जो भी हुकूमत आएगी उसको IMF से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो IMF पीपल्स मैंडेट मांगती है या IMF प्लान मांगती है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हाँ वो ये कहना चाह रही हैं कि हम फौरी इलेक्शंस की बात करते हैं, प्लान तो किसी के पास भी नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी, जब आप इलेक्शन कराएंगे तो सब अपने प्लान लेकर आएंगे ना। सर यहाँ पे ऐसे कहाँ होता है? नहीं तो नहीं होता है। शैडो बजट, इलेक्शन का मैनिफेस्टो, ये तो कहीं पीछे ही रह गया। बाकी तो रिटॉरिकल बातें रह गई। या तो आप इस सिचुएशन से निकाल के लेकर जाएं कौम को, वो आप नहीं निकाल पा रहे। आप पिछले 10-11 महीने में सिचुएशन को खराब से खराब ही हो रही है ना। या तो मुझे ये उम्मीद हो कि आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं, इसलिए मैं ये कहूं कि नहीं इसको अभी चलने दें, तो वो तो नहीं हो रहा। वो तो मुसलसल आप डिजास्टर की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा। तो इसके बाद दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? दूसरा ऑल्टरनेट यही है कि गो फॉर इलेक्शंस, इनवाइट द ऑपोजिशन। आप कौमी असेंबली में उनको बैठने नहीं दे रहे, आपने तय किया हुआ है कि उन्हें नहीं वापस आने देंगे, तो कहीं तो आप सोल्यूशन निकालें ना। बट इवन अगर हम लोग फौरी इलेक्शंस की तरफ जाएं भी ना, तो अगर साथ बिठाए सारी सियासी जमातों को, सब मिलके बैठे आपस में कुछ डिसाइड कर ले वर्केबल सोल्यूशन क्या है। इज दैट पॉसिबल शहजाद साहब? व्हाट डू यू थिंक? बुनियादी बात है ना, जहाँ पे नून लीग बार बार फॉल्टर कर रही है वो ये है कि एक आंख उनकी इलेक्शन पर है, एक नजर वहां लगाए बैठे हैं, साथ में मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता ना। असल जो लोग ये दलील देते हैं, और मैं भी इस इलेक्शन के लिए उस वक्त भी मैं कह रहा था कि बेहतर तरीका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, आप इलेक्शन कॉल कर देते। क्योंकि देखिए जब आपके पास 5 साल का मैंडेट होता है, पहले 1-2 साल में आप मुश्किल फैसले करते हैं। जब आपको पता है कि मैंने 18 महीने में जाना है इंतखाबात में, तो ओनली डिफरेंस पढ़ाएंगे, दूसरी तरफ फिर आप प्राइस कम करते रहेंगे। मतलब इसी तरह आप करते रहेंगे ना। अभी 5 रुपए कम भी, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अटक गए तो इसी हुकूमत के साथ जिस तरह टाइम चलता है चलाएं, देखें आगे किस तरह गुजरता है, एंड देन जब इलेक्शंस की बात आएगी तो उसके ऊपर गौर करेंगे। राइट? इतना जल्दी फ्रेश मैंडेट ले लिया जाता है, चाहे वो उस वक्त नून लीग को मिलता है, पीटीआई को मिलता है, जिसको भी मिलता है, बात कर रहे हैं हम, चलें ना अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के। आपको टाइम ही नहीं है ना पॉलिसी। वैसे मिलके बैठने में तो सियासी जमातों की कोई कबाहत नहीं है, मिलके बैठें, फौरी इलेक्शंस या नहीं अपने वक्त पर इलेक्शंस, बट सियासी जमातें मिलकर बैठें, एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो आगे कोई ना कोई राह तो निकल ही आएगी। दिस इज़ अ गुड सजेशन आई थिंक। लेकिन मजीद इसके ऊपर बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी विफाक में और सूबों में इलेक्शन से मुतालिक एक बयान दिया है, उसको इवैल्यूएट कराएंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। इलेक्शंस की बातें हो रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद जो इलेक्शंस करवाने हैं
उसकी तारीख कब आएगी। इसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला उन्होंने एक राय दी है और उनकी राय के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर सूबों में अभी इलेक्शंस हो जाएं और फिर बाद में वफाक के इलेक्शंस हों तो ये ठीक नहीं होगा, ये निज़ाम को गदला कर देगा और एक नया बहरान ये पैदा कर सकता है, क्योंकि फिर तो सिस्टम ऐसे ही चलेगा कि हर दफ़ा सूबों के और वफाक के इलेक्शंस अलग अलग हुआ करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है जिस खदशे की तरफ वो इशारा करें? बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? नहीं अलीना, उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर हम जीत गए तो फिर इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं मानेंगे जिसको सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि जो उस वक्त हालात हैं उससे लग नहीं रहा कि मुस्लिम लीग नून कुछ भी जीत सकेगी। लेकिन चले, उनकी ऑप्टिमिस्टिक सोच है। देखिए अलीना, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन तो अभी भी नहीं कराना चाहती। अब वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आएगा, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो फिर हम कुछ करेंगे, और लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मुख्तलिफ किस्म का फ़ैसला आएगा, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है इलेक्शन कमीशन को कि आप तारीख दें और आप इलेक्शन कराएं। तो लग नहीं रहा इनका कोई प्लान है। लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, वो ये कि मरियम नवाज़ जो है वो कैंपेन कर रही हैं और बड़ी आजकल एक्टिव हुई हुई हैं। तो एक तरफ मुस्लिम लीग नून कैंपेन कर रही है पंजाब में बड़ी एक्टिवली, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून कैंपेन के दौरान ये कह रही है कि अभी हम तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए और इलेक्शन एक ही वक्त होंगे, सब साथ होंगे। इसका मतलब ये है मेरे ख्याल से लीना कि जो ऑन द ग्राउंड इंडिकेशंस है या रिपोर्ट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून को अच्छी नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, इस पर मैंने मैं कुछ कानूनी माहिरीन से कल बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ऑप्शंस क्या हैं हुकूमत के पास, क्योंकि लग तो रहा है कि उनकी ज़िद है कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते पंजाब और केपी में। तो उन्होंने कहा कि देखिए 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक जो थोड़ी सी स्पेस दी गई है हुकूमत को कि आपको 90 दिन में ज़रूरी नहीं है इलेक्शन कराएं, आप बेयर मिनिमम एक्सटेंशन दे सकते हैं डेट को, जिसको वो कहते हैं कि हुकूमत कोशिश करेगी खींचने की, लेकिन ज़्यादा नहीं खींच सकती क्योंकि कंटेम्प्ट लग जाएगी। दूसरी ऑप्शन वो कहते हैं, ऑप्शन तो नहीं, आप कहेंगे एक सिनारियो ऐसा बन सकता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन कर जाए, ठीक है, तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। क्योंकि देखिए आइन में तो लिखा है कि 45 डेज़ में आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, लेकिन आपको याद है कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने जब रिज़ाइन किया था तो 1 साल तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने खींचा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। तीसरी ऑप्शन वो कहते हैं कि कुछ ऐसी हो सकती है कि गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो रिज़ाइन कर जाए, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि गवर्नर ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुशावरत करके डेट पे डिसाइड करना है, तो वहाँ पे भी एक डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी बता दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि अगर सूबों में और विफाक में अलग इलेक्शंस हो तो इससे अजीब से मामलात हो जाएंगे, केयर टेकर सेटअप वहाँ पर होगा, विफाक में नहीं होगा, मजीद लोगों को कहने की, ऑब्जेक्ट करने की बात, ये तो एक इशू है। तो राना साहब जो कह रहे हैं इससे मुतालिक वो सही कह रहे हैं, और ये शायद इशू होगा। देखिए सिर्फ ये इशू नहीं है, दूसरा सेंसस का भी इशू है। अगर सेंसस होता है फिर बाद में डिलिमिटेशन होगी कुछ सूबों में, अगर वो तो आगे की बात है ना, बट हम इस वक्त खाली इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, हम खाली इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए लीना, लेकिन आइन बहुत क्लियर है, बिल्कुल, लेकिन आइन बहुत क्लियर है, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है 90 डेज में आपने इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, ओके, बट हैविंग सेड दैट, आपको ये लगता है कि अगर सूबों में अलग और विफाक के अलग इलेक्शंस हुए तो उससे मसाइल पैदा होंगे, राइट? सो आपका हाँ का आंसर लिख रहे हैं। हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये बात इलेक्शन कमीशन ने भी कही थी कि जाहिर सी बात है। ठीक है, हाँ का ऑप्शन बेनज़ीर का। मज़हर साहब, लास्ट ईयर ये तजवीज़ किसने दी थी, या मुतालबा किसने किया था इमरान खान से कि अपनी हुकूमत ख़त्म कर दें? ये किसने कहा था? हुकूमत ने कहा था ना, प्रोवोक कर रही थी ना कि आप खत्म करके दिखाएं। उस वक्त क्या लॉजिक थी? उस वक्त अगर फौरी तौर पे इमरान खान उनकी बात मान के कर देते तो फिर क्या करते? फिर ये क्राइसिस नहीं खड़ा होता। असल में मसला राना सनाउल्लाह या कोई भी, उसका मसला ये है कि नीयत क्या है आपकी। बिल्कुल एक गैर मामूली सिचुएशन तो बनेगी, जाहिर है 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं, कौमी असम्बली के नहीं हो रहे, बाकी उसका एक तरीका तो ये है कि बाकी असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व हो जाएँ, या फिर जब ये बात हो रही थी तहलील करने की तो आप इमरान खान से बात करते, आप आम इंतखाबात की बात करते, ठीक है, आप उसको निगोशिएट करते। यहाँ मसला इस पूरे 10-11 महीने में ये हुआ है कि निगोशिएशंस ख़त्म हो गई हर तरह की। वो कौमी असम्बली से निकल गए, उनको वापस लाने की कोशिश नहीं की गई। भाई निकल गए, चले निकल गए ना, अब आप कोशिश करते। अब जब वापस आ रहे हैं तो आप आने नहीं दे रहे। तो एक क्राइसिस सिचुएशन आपने
की हुई है, एक हार्ड पोजीशंस ली हुई हैं दोनों वैसे 8-9 महीने इस्तीफे उनके मंजूर नहीं हुए थे, तो इसको एक साइलेंट कोशिश क्या कहा जा सकता है? कहाँ की कोशिश? देखिए साइलेंट कोशिश, अब राजा परवेज अशरफ ने किस बुनियाद पे इस्तीफे कबूल नहीं किए थे? जब खड़े होके सबने कहा आप कितना वेट कर सकते हैं, आप एक हफ्ते वेट करते, इस्तीफे कबूल कर लेते, फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाते। आपने क्यों डिले किया? इसलिए डिले किया कि आप वापस लाना चाह रहे थे? नहीं, कतई तौर पे नहीं। अब जब वापस आना चाह रहे तो कहीं भी पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहे हम। अलीना, एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं। बेनजीर एक सेकंड, मैं साहब फिर इसका मतलब ये है कि राना साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इस वजह से इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है हमारी वो इंटेंशंस नहीं है। हमारी इंटेंशन, आप जबान देखें ना कि हम किस जबान में एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। न्यायी साहब, आपकी राय क्या है सर? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमने देखा है पड़ोसी मुल्क में हो जाते हैं ऐसे, लेकिन ये दलील भी फिर बड़ी सादिक आती है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में ऑपरेट करता है और बड़ा इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर वो मसाइल भी हैं। न्याजी साहब, उसी मुल्क से यकीन आपका इशारा अफगानिस्तान की तरफ है। अच्छा। आप बिल्कुल सही कह रही है। वहाँ हो जाते हैं और बिल्कुल अमन अमान वहाँ का आइडियल है और हमें उससे जो है ना रश आता है। देखिए हमारे पास जो सहूलत है वो ये है कि हम बड़े मजे से यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं और ना हमें उसकी एक्सक्यूशन करनी है ना उसके कॉन्सिक्वेंस हमने भुगतने हैं। जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी अपनी प्रायोरिटीज है और अपनी तरजीहात है। ठीक है, उन्होंने अपनी सियासत को देखना है। इमरान खान साहब ने उनकी तरजीह उनकी सियासत है और बाकी की तरजीह अपनी सियासत है। अब ये कहना कि जी कोई बंदा मुल्क और कौम के लिए या इस्लाम की खातिर जो है वो अपनी तरजीहात बदले, तो ये एक सही हासिल है, कोई बड़ी है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहते हैं वो बिल्कुल उनको टीज कर रहे थे, मॉक कर रहे थे। ये मतलब नहीं था कि उन्होंने उनको लिख के दे दिया था कि आपने असेंबली डिसॉल्व की तो हम उसके बाद ये करेंगे ना, ये करते ना इमरान खान को करना चाहिए ना उनको करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करना होता है। देखो सियासत की एग्जीक्यूशन मैंने तो यहाँ बैठ के नहीं करनी, हर एक अपनी करनी है, हर एक का नफा नुकसान अपना है, हर एक ने देखना है कि उसके अंदर कहाँ पे उसकी गुंजाइश है कहाँ पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क को एक बड़ी मुल्क को उनके पास चॉइस है, इलेक्शन करवा के मुल्क को ना सुधारे और मुल्क का सदा करे, क्योंकि IMF जो बिगड़ा हुआ है उसकी वजूहत दो ही है। एक वजूहत सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो कुछ खिलवाड़ करके गए हैं इकॉनमी के साथ, IMF के साथ, IMF उस पर बहुत उलझा हुआ है। दूसरा जो है जब डार साहब आए, जैसा कि शहजाद साहब ने जिक्र किया, लोग उन्होंने टीज किया IMF को, जो रेड रैग दिखाते रहे IMF के बुल को, तो वो पिफरा हुआ बुल है। और ये दोनों सूरत हाल के अंदर जाहिर है कि हम बहुत अजीबोगरीब फंसे हुए हैं। उसकी हुकूमत ने टफेस्ट डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। और उसके बाद एक स्पेस उनके पास वही कहते हैं कि इसके बावजूद कोई थोड़ी सी पोलिटिकल स्पेस हो, और हमेशा सियासत के अंदर कहते हैं कि यू नेवर नो, महीने तो आपको लगता है जस्टिफाइड है ये कहना उनका कि थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस हो ऐसे माहौल में? सर ये जस्टिफाइड है सियासी रियलिटी जो, लेकिन मैं देखो जस्टिफाइड मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनको मेरे नजदीक तो एज लॉन्ग एज कोई इलीगल काम नहीं होता है। तो मेरा तो एक और तकलीफ है कि मैं सोच नहीं सकता था कि आपका आइन के मुताबिक, पहले तो बात है कि आप एक बेंच बनाते हैं 9 का जिसमें 5-4 का डिसीजन लोगों को होता है, ठीक है, फिर आप 5 का बनाते हैं। सर वैसे वो बड़ा सीधा सीधा था, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने थे, मामले को उलझाया गया, वो एक अलग बात है। बट सर आप अपनी राय के लिए एंटाइटल्ड है, आप एंटाइटल्ड है अपनी राय के लिए। मैं शहजाद साहब, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम रह गया सर, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत के साथ मैं शहजाद साहब की राय भी शामिल करना चाहूंगी। सर शहजाद साहब, ये जो अलग अलग की बात हो रही है, आप इस राय में कितना वजन समझते हैं? अच्छा अलीना, कोई बाद में इलेक्शन माने या ना माने, कोई कितना रोना धोना करे, क्या इस वजह से जो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं वो ना करवाए जाएं? इमरान खान अपनी जिद में असेंबली तोड़ दें तो क्या उस वजह से हम आइन को तब्दील करके अब ये सोचें कि नहीं देखें ये शख्स तो बार बार अपनी जिद में असेंबलियां तोड़ देगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या इस वजह से हम आइन पे इम्प्लीमेंट करना भूल जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये केयर टेकर वाली बुनियाद जो बात है ये भी बड़ी कमजोर दलील है, क्योंकि फिर तो आप ये कह रहे हैं कि आपने आइन में डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का इख्तियार चीफ मिनिस्टर को दिया है,
लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि अगर बाकी 3 असेंबलियां रहेंगी, कौमी असेंबली रहेगी, तो फिर केयरटेकर सेटअप का मसला आएगा। यानी कि 18वीं तरमीम में जो आपने सूबों को पावर दी है, आप बेसिकली कह रहे हैं वो पावर है लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शिक शामिल है, लेकिन अब जो है मुनर्रिफ का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे की, अगर आप यहां पे भी ये दलील देंगे तो यहां पे भी यू आर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, क्योंकि आप आइन में डालते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर आप कहते हैं वोट नहीं गिना जाएगा। आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ देगा तो फिर वहां पे इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि केयरटेकर सेटअप का ये मसला आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से दलीलें बड़ी कमजोर है। जो मौजूदा आइन है उसमें सिंपल सी बात है, इलेक्शन करवाने हैं, और नून लीग आप एक के बाद एक एक्सक्यूज लाती रहेगी। मतलब इससे भोंडा एक्सक्यूज क्या हो सकता है कि ये फैसला 4-3 का था जो उन्होंने कल इस्तेमाल किया। तो मेरे ख्याल से क्योंकि उस वक्त उनको पता है कि शायद वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो इसलिए उज़र ढूंढे जा रहे हैं, मुख्तलिफ हर तरफ से हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हमारा पैनल इस सवाल के ऊपर डिवाइडेड है। मज़े साहब और शहजाद साहब कहते हैं नहीं जी, राना साहब बहाने ढूंढ रहे हैं, अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, उसकी मंतक भी पेश कर रहे हैं, फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करें। लेकिन न्याजी साहब और बेनज़ीर साहिबा कहती हैं कि जी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कुछ, उनको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ये बात ठीक है। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।